Good evening, everyone. Let's continue with thermodynamics. And in our last lecture, we were discussing different types of enthalpies. Okay. So now today we'll continue with enthalpy of. अभी मुझे नंबर कौन सा है वो बता नहीं है, ठीक है? तो enthalpy of solution. Enthalpy of solution, ठीक है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन? तो ऑब्वियस है, एकदम सिंपल है, तुम लोग किसी चीज का सोल्यूशन बना रहे हो, ठीक है? तो गाइस, इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल लाइक दिस, CuSO4 डॉट 5H2, ये हम लोगों का कंपाउंड है जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है? दिस प्लस आई हैव एडेड, लेट्स अज्यूम 10 moles of water, ठीक है? सो व्हाट आई विल गेट CuSO4 डॉट, अभी कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पे? 15 वाटर, ठीक है? अब याद रखो, यहाँ पे हम लोग जो ये 15 वाटर मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं, दैट इज नॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इन द बिगिनिंग दिस थिंग वाज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, बट नाउ दिस थिंग इज प्रेजेंट इन एक्वियस फॉर्म. समझ में आ रहा है? तो हम लोग सिर्फ सोल्यूशन बना रहे हैं, नथिंग एल्स. एनी डाउट? ओके. सो हाँ, ये ऑब्वियसली दिस इज अ ब्लू कलर्ड कंपाउंड, ठीक है? ये ब्लू कलर का रहता है बिकॉज इसमें पहले से पानी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, ठीक है? तो गाइस, अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, एक तो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट रिलीज होगी, ठीक है? तो इट डिपेंड्स कौन से कंपाउंड को हम लोग मिक्स कर रहे हैं. अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल निकाल के रखा है, ठीक है? अब समझ लो, मैं HCl का सॉल्यूशन बना रहा हूँ. अब HCl का सॉल्यूशन अगर मुझे बनाना है तो HCl ये गैसियस फॉर्म में रहता है. याद रखना, HCl इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म. एंड अगर मैं इसको 10 मोल वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ, कितने मोल वाटर? तो 10 मोल वाटर में अगर मैं इसको डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो व्हाट आई विल गेट? HCl dissolved in 10 moles of water, ठीक है? एंड दिस इज अ एक्वियस सॉल्यूशन, राइट? नाउ गाइस, रिमेंबर दिस, HCl गैस है, और एसिड हम लोग जब कभी पानी में डिसॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है. अब पानी अगर गर्म हो गया, अगर वाटर गर्म हो गया, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? मुझे बताओ, वाटर अगर गर्म हो गया तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? ना ना, एंट्रोपी क्या, एंथैल्पी की बात कर रहा हूं मैं, कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव एंथैल्पी, करेक्ट. एक्सोथर्मिक, क्योंकि पानी गर्म हो रहा है ना, तो वाटर गर्म क्यों हुआ? बिकॉज इसने हीट रिलीज की, कंपाउंड ने हीट रिलीज की, ठीक है? एंड ओवर हियर एंथैल्पी इज 64.5 किलो जूल पर मोल ऑफ HCl, ठीक है? तो यहाँ पे पर मोल लिख सकते हो तुम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता. पर मोल ऑफ HCl 64.5. अब गाइस, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं एंड इसमें मैं ज्यादा वाटर ऐड करूं, ठीक है? तो नेक्स्ट इज 25 मोल्स ऑफ वाटर. अब मुझे बताओ गाइस, ज्यादा पानी ऐड करूंगा तो ज्यादा HCl ब्रेक डाउन होगा. पानी में जाने के बाद पता है ना, वाटर HCl को ब्रेक डाउन करते हैं, H+ और Cl- में कन्वर्ट कर रहे हैं. अगर मैं ज्यादा वाटर ऐड करूंगा तो ज्यादा डिसोसिएशन होगा. अगर ज्यादा डिसोसिएशन होगा तो रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक या ज्यादा कम एक्सोथर्मिक? मुझे बताओ, अगर HCl का ब्रेकडाउन ज्यादा अमाउंट में हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बढ़ेगी या कम होगी? मतलब डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ेगी, ऑब्वियसली इट विल गेट मोर इंटेंस, ठीक है? तो नेक्स्ट वैल्यू इज 72.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है? नाउ गाइस, इफ वी आर एडिंग फर्दर मोर वाटर, HCl गैस प्लस 40H2, तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिसिटी और बढ़ जाएगी, मोर हीट विल बी रिलीज. क्यों? बिकॉज HCl का ब्रेक डाउन ज्यादा अच्छे से होने वाला है, ठीक है? सो व्हाट आई विल गेट? डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे बनेगी, डेल्टा एच इज -73.6 किलो जूल पर मोल. अब गाइस, तुम लोगों को एक डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? 10 मोल से 25 मोल जाते वक्त अच्छा खासा इंक्रीज दिखा, बट 25 से 40 वक्त जाते वक्त बहुत कम, माइन्यूट, ऑलमोस्ट 1 किलो जूल का ही डिफरेंस आ रहा है, करेक्ट? तो मुझे बताओ, स्प्लिटिंग बढ़ते जा रही है क्या? नहीं, बिकॉज हाँ, अभी 25 मोल वाटर में ही ऑलमोस्ट सारे HCl के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गए हैं. ऑलमोस्ट सारे HCl के मॉलिक्यूल H+ और Cl- में प्रेजेंट है. सो अभी इसमें और ज्यादा कुछ भी फर्क आने वाला नहीं है. यहाँ पे मोलरिटी एंड ऑल उसके कंसेप्ट अप्लाई नहीं होंगे. हम लोग मोल्स में बात कर रहे हैं, लीटर में नहीं, ठीक है? तो पहले तुम लोगों को लीटर में कन्वर्ट करके फिर मोलर एंड ऑल देखना पड़ेगा.
बट वो सब यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नाउ गाइज इफ आई विल कीप ऑन एडिंग वाटर, ठीक है, तो नेक्स्ट इज इफ आई एम एडिंग 200 moles of water. If I'm adding 200 moles of water, then I'll get HCl dot 200 moles of H2O in aqueous solution. And yep, अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने ही नहीं वाला है. Now this value is 74.8 kilojoule per mole. तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है. And at infinite dilution, मतलब बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा वाटर ऐड कर दिया, इनफाइनाइटली डाइल्यूट n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैंने कर दिया, बहुत पानी ऐड कर दिया. अब ऐसे टाइम पे गाइस मुझे बताओ, इतना करने के बाद भी कुछ ज्यादा हीट रिलीज होने वाली है क्या? अब ये पूरा डाइल्यूट हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, परफेक्ट. एंड मैक्सिमम हीट, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम कितनी हीट रिलीज हो सकती है? तो 75.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है. तो इसमें तुम लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एज वी कीप ऑन डाइल्यूटिंग दिस सोल्यूशन, more and more heat will be released. So no, it is not like that. There is a maximum limiting value. This is the limiting value which will reach at one time, one point, and then change of heat will stop. ठीक है. You don't have to learn a single value, guys. तुम लोगों को एग्जाम में वैल्यूज पहले से दी रहती है, ये सारी वैल्यूज किसी को भी याद नहीं रखनी है, ये जस्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है. बिकॉज अगर तुम लोगों को पहले से वैल्यूज पता रहेंगी, मतलब मैं वैल्यूज बता के अगर तुम लोगों को एग्जाम्पल दूंगा तो इजीली समझ में आएगा. अगर मैं ओरली एक्सप्लेन करने जाता तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता, ठीक है. इसलिए मैंने स्पेसिफिकली वैल्यूज निकाल के रखी है, इंटरनेट पे से मैंने ढूंढ के निकाली थी. तो ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए था. गाइस इसमें और क्या, एक बार राइटिंग, मतलब और राइटिंग में मैं क्या दे सकता हूँ इसमें? पूरा तो तुम लोगों के आंखों के सामने है, सब कुछ समझ में आ रहा है. ओके, सो नाउ गाइस, इसे अगर मतलब अगेन ये थोड़ा सा ग्राफ्स एंड ऑल मेंस लेवल पे पूछे नहीं जाते. तुम लोगों ने मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे थर्मोडायनेमिक्स के. नहीं, अभी तक किए नहीं है, बट करेंगे हम लोग, ठीक है. तो गाइस अगर तुम लोगों को ऐसा कोई ग्राफ दे दे, मॉड ऑफ डेल्टा एच एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, मॉड लेने का रीजन बिकॉज मुझे प्लस में चाहिए, ठीक है. तो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे ये पहले जीरो, वाटर जैसे ही मैंने ऐड करना स्टार्ट किया ये बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया. अब एक पॉइंट के बाद ये कर्व देखो, इनिशियली एकदम फास्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ, इनिशियली एकदम फास्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया, बट देन इंक्रीज थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया, एंड आफ्टर वन पॉइंट इट विल बिकम कांस्टेंट. ये ग्राफ समझ में आ रहा है? आफ्टर वन पॉइंट इट विल बिकम कांस्टेंट, एंड called as this is called as infinite dilution. This point is called as infinite dilution. This point is called as infinite dilution. Infinite dilution means what? तो जितना डाइल्यूट कर सकते हैं उतना डाइल्यूट हम लोगों ने कर लिया, अब इससे ज्यादा डाइल्यूशन हो नहीं सकता, ठीक है. एंड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो एंथैल्पी चेंज आएगी, एंथैल्पी चेंज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड एज एंथैल्पी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है. तो ये जो पॉइंट हम लोगों का होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है. So this point is enthalpy of infinite dilution. Enthalpy of infinite dilution. Actually, थोड़ा सा zoom करके लिखते हैं. Enthalpy of infinite dilution. Okay, so enthalpy of solution, किसी को कुछ डाउट? Enthalpy of solution में किसी को कुछ डाउट?
स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर कभी नहीं रहता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये ऐसे स्पेसिफिक किसी वॉल्यूम के ऊपर नहीं होता, ठीक है। ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बाद एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन वो कैसे होता है, तो देखो मेरे पास पहले से एक HCl का सोल्यूशन है, ठीक है। HCl मैंने पहले से एक सोल्यूशन के फॉर्म में बना के रखा है। लेट्स अज्यूम मैंने 10 मोल H2 इसमें ऐड किया, सो आई हैव HCl डॉट 10 H2O का एक्वियस सोल्यूशन, ठीक है। एंड एंथैल्पी चेंज फॉर दिस सोल्यूशन वाज 64 पॉइंट कितना था 5 किलो जूल, ठीक है। अब इसमें मैंने और ज्यादा पानी ऐड कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस HCl डॉट 10 H2O में मैंने और ज्यादा पानी ऐड कर दिया, एंड और ज्यादा पानी ऐड करके मैंने और 15 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए, और 15 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए। तो नाउ आई गॉट 20 HCl डॉट 25 H2O। अब इसे हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अब ये मुझे निकालना है, गिवन दैट दिस वैल्यू आई नीड टू फाइंड, गिवन दैट enthalpy change for HCl gas plus 25 H2O is इधर 15, यहाँ पे 15 मैंने लिखा है, बट 15 प्लस 10 करो 25 ही होंगे ना। तो गिवन दैट एंथैल्पी चेंज फॉर HCl प्लस 25 H2O मॉलिक्यूल्स इज, इसके लिए तुम लोगों को एंथैल्पी चेंज देके रखी है -72.2 किलो जूल, ठीक है। नाउ गाइस डाइल्यूशन समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, आविष्कार करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तुम लोगों को डाइल्यूशन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है बाय द वे? पहले से एक सोल्यूशन था, उसमें हम लोगों ने और ज्यादा पानी ऐड कर दिया, एंड फिर हम लोगों ने उसको डाइल्यूट किया। पार्थ करेक्ट आंसर है। साइन जिनकी गलत रहेगी उनको मैं करेक्ट नहीं बोलूंगा। धनंजय करेक्ट आंसर है। जिनकी साइन रॉन्ग होगी उनको प्रणव करेक्ट आंसर है। श्रेया करेक्ट आंसर है। सानिका करेक्ट आंसर है। मानस करेक्ट आंसर है। जो ही करेक्ट आंसर है। बॉर्न एवर साइकिल यहाँ पे तुम लोगों को यूज करना है, करेक्ट बोल रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं, बॉर्न एवर साइकिल यूज करना है, ठीक है। तो गाइस कैसे करोगे, क्या करना होगा बताओ? उन्नति करेक्ट आंसर है। ओके, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना है ही नहीं, तुम लोगों को ये इक्वेशन बनानी है, राइट। ये इक्वेशन देखो, तुम लोग ये दो टाइप से कर सकते हो कि 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते करते ही 64 हो रहा था। अब 10 के बदले जब मैं 25 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 72। तो कितने का गैप आया, मतलब 25 मॉलिक्यूल करने के लिए कितने का गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच का गैप देख लो। तो इन दोनों के बीच का गैप आएगा तुम लोगों को 7.7। ये मेथड अगर नहीं समझ में आई होगी तो बॉर्न हेबर साइकिल से चले जाना। अब हम लोगों को क्या करना है, मुझे ये इक्वेशन बनानी है। अब इस इक्वेशन को बनाने के लिए आज के पेपर में अगर तुम लोग नोटिस करोगे 20 क्वेश्चन में से आई गेस 15 to 12 क्वेश्चन बॉर्न हेबर साइकिल के ऊपर ही थे। अच्छी खासी तुम लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी पेपर में, ठीक है। तो तुम लोगों को सिर्फ ये रिएक्शन बनानी है। तो इस रिएक्शन को बनाने के लिए HCl.10H2O, देखो प्रोडक्ट साइड पे उसको फ्लिप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को फ्लिप कर दो, तो HCl.10H2O गिविंग अस HCl गैस प्लस 10H2O। एंड यहाँ पे HCl.25H2O प्रोडक्ट साइड पे है, तो ये प्रोडक्ट साइड पे ही मुझे दिख रहा है। फर्स्ट इक्वेशन को बाय द वे तुम लोगों ने फ्लिप कर दिया तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी +64.5 किलो जूल। एंड सेकंड इक्वेशन जो है वो वैसे की वैसे रहेगी, तो HCl गैस प्लस 25H2O गिविंग अस HCl.25H2O, ठीक है। एंड ये हो जाएगा -72.2। एंड इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। देखो इनको कैंसिलेशन कर दो, HCl कैंसिल आउट हो गया, 10 और ये 15 हो गए, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट, HCl.10H2O प्लस 15H2O गिविंग अस HCl.25H2O, and delta H over here is -7.7 kilojoule,
इन जेई यू डोंट हैव टाइम, हाँ तुम लोगों को जेई के टाइम पे टाइम इतना रहना ही नहीं वाला है, बट तुम लोगों को ये सब लिखने कौन बोल रहा है, तुम लोगों को सिर्फ इक्वेशंस को बनाने की कोशिश करनी है, तो तुम लोगों को ये मेंटल कैलकुलेशन भी जम जाएगा ना कि भाई ये HCl मुझे दूसरी तरफ चाहिए तो ये प्लस कर दूंगा, एंड ये 25H2 मुझे इसी तरफ चाहिए तो ये माइनस ही रहने वाला है। डायरेक्ट एडिशन कर दो, एग्जाम में तुम लोगों को इतनी मेहनत लेने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आएंगे इसके। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। नाउ गाइस व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन? तो देखो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दो चीजों के लिए रहती है, एक रहता है गैसेस के लिए, एक रहता है गैसेस के लिए, एंड दूसरा रहता है अनहाइड्रस सॉल्ट्स के लिए, अनहाइड्रस सॉल्ट्स के लिए। अब गैसेस के लिए कैसे होगा? तो लेट्स अज्यूम आई हैड वन गैस, ठीक है, HCl गैस है, ऐसे ही अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास समझ लो HCl सोडियम गैस, चलो सोडियम गैस है ऐसे समझ लेते हैं। तो मेरे पास सोडियम गैस है, ठीक है। अब सोडियम के बदले Na प्लस गैस है, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। Na प्लस गैस है और उस Na प्लस गैस को मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। मैंने किस में डिसॉल्व कर दिया? वाटर में। अब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा Na प्लस एक्वियस। अगेन दिस इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट थियोरी में ये पॉसिबल है। तो ये कैसे दिखेगा, ये कैसे होगा? मेरे पास Na प्लस था, ये फर्स्ट हम लोग गैसेस के लिए स्टडी कर रहे हैं बाय द वे, दिस इज फॉर गैसेस। तो मेरे पास Na प्लस की गैस थी जो मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दी। तो Na प्लस वाटर में जाने के बाद इसको कौन सराउंड करेगा? वाटर इसे सराउंड कर लेगा, करेक्ट। यप। अब वाटर में ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज रहता है, तो डेल्टा माइनस चार्ज जो है वो Na प्लस को ऐसे पकड़ लेगा। अब ऐसे कितने ऑक्सीजन आएंगे गाइस, ये हम लोगों ने पहले भी किया है, अगर तुम लोगों को याद होगा, हाइड्रेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। 6 मॉलिक्यूल इसको ट्रैप कर देता है, वेरी नाइस, ठीक है। अगर लिथियम होता है तो कितने मॉलिक्यूल ट्रैप कर दे? लिथियम के केस में कितने वाटर मॉलिक्यूल आते हैं? ये भी लिखा के दिया था मैंने। लिथियम के केस में 4 आते हैं, वेरी नाइस। लिथियम छोटा आयन रहता है, लिथियम के केस में 4 रहते हैं। बट लिथियम गाइस देखो, सोडियम जो है वो सिर्फ मोनोलेयर बनाता है, लिथियम, सोडियम जो है वो मोनोलेयर बनाता है, बट लिथियम मल्टीलेयर फॉर्म करता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, गाइस बॉन्ड फॉर्मेशन मींस डेल्टा एच इज पॉजिटिव या डेल्टा एच इज नेगेटिव। इन केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे एक छोटा आयन डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है ना, तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, वेरी नाइस। ये सारी चीजें अपने को याद रहनी चाहिए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ प्लस माइनस में निकल जाता है और कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो दिस इज फॉर गैस एंड सेकेंड इज फॉर अनहाइड्रस सॉल्ट। अनहाइड्रस सॉल्ट, तो अनहाइड्रस सॉल्ट में लेट्स अज्यूम मेरे पास CuSO4 है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। इसमें मैंने ऐड कर दिया 5 वाटर, तो मुझे मिलेगा CuSO4.5H2 हाइड्रस फॉर्म में। एंड हाइड्रेशन होने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में ही रहने वाला है गाइस, भूलना मत। इवन नाउ इट इज इन सॉलिड फॉर्म, बट यहाँ पे हुआ क्या है, इसका हाइड्रेशन हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो गया है। एंड अगेन वाटर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मुझे स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं है मेरे पास अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल, ठीक है। लाइकवाइज इफ आई हैव FeSO4 प्लस, ये भी अनहाइड्रस फॉर्म में, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें मैंने 7 वाटर ऐड कर दिए। इट बिकम्स FeSO4.7H2। इसे हम लोग ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, इनके नाम लिख देना, ब्लू विट्रियोल, नीचे वाला ग्रीन विट्रियोल है, ग्रीन विट्रियोल। एंड सिमिलरली जिंक, ZnSO4 सॉलिड फॉर्म में, इसमें भी हम लोग 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, एंड इट फॉर्म्स ZnSO4.7H2 in solid form. Now this is called as white vitriol. White vitriol. This is green vitriol. Zn जो है वो व्हाइट कलर का ही रहता है, एंड वो व्हाइट कलर का ही क्यों रहता है वो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कलर्स के बारे में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो जिन लोगों का लिखना बाकी था, कंप्लीट दिस। इसको ग्राफ देखना है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एंथैल्पी ऑफ व्हाइट विट्रियोल वो भी नेगेटिव ही रहने वाला है। बॉन्ड फॉर्मेशन जहां पे भी होता है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव ही रहने वाली है। ओके, डन। ये हो गया। ओके, सो नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ लैटिस। लैटिस एंथैल्पी ये अपने लिए कुछ नया तो है नहीं, हम लोगों ने पूरा बॉर्न एबर साइकिल किया है उसके लिए, पता होगा। तो गाइस एंथैल्पी ऑफ लैटिस, लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी दो फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई एक ए बी सॉलिड है जो आयनिक है। आयनिक कंपाउंड्स लैटिस बनाते हैं, तुम लोगों को पता होगा। अब आयनिक कंपाउंड्स जब लैटिस उनका ब्रेक होगा तो वो गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे, ए प्लस एंड बी माइनस गैस फॉर्म में चले गए। अब मुझे बताओ गाइस, इन दिस केस हम लोगों ने लैटिस को ब्रेक किया। टू ब्रेक दैट लैटिस वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी, या वी विल टेक आउट सम एनर्जी। डेल्टा एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, पॉजिटिव या नेगेटिव? कुछ लोगों ने डायरेक्ट डेल्टा एच की वैल्यू ही भेज दी है, वो अच्छी बात है। वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव। याद रखो, किसी भी चीज को अगर ब्रेक करना है तो उसे एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, ब्रेक करना है पॉजिटिव। एंड अगर लैटिस एंथैल्पी, दिस इज लैटिस एंथैल्पी, मतलब इसको हम लोग पूरा ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा एच ऑफ लैटिस विच इज पॉजिटिव, ठीक है। एंड अगर मैंने ए बी गैसेस से बना दिया तो क्या होगा? ए बी सॉलिड बनेगा। एंड यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा ऑफ लैटिस इज नेगेटिव हो गया, ठीक है। ओके, किसी का माइक ऑन है क्या? व्हाट हैपेंड? पॉइंट, ठीक है, लेट इट बी। चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, लैटिस एंथैल्पी में हम लोग उनको डायरेक्ट गैसेस में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी में हम लोग डायरेक्ट गैसेस में ही कन्वर्ट करते हैं। तो लैटिस की डेफिनेशन ये, दैट द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस इनटू गैसियस आयंस, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। अब मुझे बताओ गाइस, बट लॉजिकली स्पीकिंग तुम लोग ये कभी कर पाओगे क्या? मतलब लॉजिकली स्पीकिंग हम लोग कभी NaCl को Na प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस से बना पाएंगे क्या? No, it is not possible. Now, why it is not possible? Because यार Na plus गैस और Cl minus गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। आयंस आर वेरी अनस्टेबल, आयंस आर हाईली अनस्टेबल, एंड ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग ये बना भी नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोगों को इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोगों को इसे बनाने के लिए पूरा बॉर्न हेबर साइकिल रचना पड़ता है, याद है? ठीक है, तो बॉर्न हेबर साइकिल, इसके लिए एक सिंपल एक बॉर्न हेबर साइकिल कर दे फटाक से। अब तुम लोगों को मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग ये रिएक्शन
बॉन्ड नेबर साइकिल में इनडायरेक्टली करते हैं। दिस इज लैटिस फॉर्मेशन। ठीक है, एक शॉर्ट में रिवीजन गाइस। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी कर लिया है एनओसी में, केमिकल बॉन्डिंग में ही हम लोगों ने कर लिया था, बट वापस एक बार एक छोटी सी रिवीजन। तो अब NaCl मैं Na प्लस और Cl माइनस से बनाऊं, या Na सॉलिड एंड Cl2 गैस से बनाऊं, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? हाफ Cl2 गैस से बनाऊं, कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं। एट द एंड तो मुझे NaCl ही मिल रहा है। अब मुझे बता, ऊपर वाले को लैडिस फॉर्मेशन बोला था, तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे? इसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सी रिएक्शन है ये? फॉर्मेशन। वेरी नाइस। बिकॉज हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब गाइस, ये मुझे Na सॉलिड नहीं चाहिए, मुझे Na गैस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? Na सॉलिड को आई विल कन्वर्ट Na सॉलिड इनटू Na गैस। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, उसे मेरे ख्याल से सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर गैस को आई विल कन्वर्ट इनटू Na प्लस। एंड गाइस, गैस को आयन में कन्वर्ट करना, मतलब उसे आयनाइजेशन बोलते हैं। अब Cl2, मुझे Cl2 चाहिए क्या? नहीं, मुझे सिर्फ Cl चाहिए। क्या चाहिए मुझे गाइस? Cl। तो एक Cl2 को Cl में ब्रेक करना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, राइट गाइस? हम लोगों ने Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बट कितने Cl के बीच के? हाफ Cl के बीच में का। एंड एंथैल्पी जो है वो 1 मोल के लिए रहती है, तो डिवाइड बाय हाफ। एंड नाउ गाइस, ये Cl गैस मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आई वांट Cl माइनस। तो Cl माइनस मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना, एंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना मतलब क्या? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, तो आई विल गेट एंथैल्पी ऑफ लैटिस। राइट और रॉन्ग? अब देखो गाइस, तुम लोग ये 1 स्टेप में कैरी करो, NaCl 1 स्टेप में फॉर्म करो, या 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप में फॉर्म करो। एंथैल्पी चेंज होने वाला है क्या? नहीं, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन is nothing but enthalpy of sublimation of Na plus enthalpy of ionization of Na plus bond enthalpy half for Cl2 plus enthalpy of electron gain for Cl2 plus enthalpy of lattice formation for NaCl, and then you can rearrange it to find lattice enthalpy of lattice. ये याद है ना? मतलब ये आई डोंट थिंक मुझे एकदम अभी बच्चों जैसा तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इट इज जस्ट अ सिंपल रिविजन। ठीक है, तो होपफुली तुम लोगों को ये याद है। दिस इज Cl2। दिस इज Cl2। Eg हाफ नहीं होगा गाइस, मैंने तुम लोगों को एक शॉर्टकट बताया था कि जो यहाँ पे नंबर रहता है वही यहाँ पे नंबर रहता है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, ऊपर की तरफ यहाँ पे हाफ था इसलिए यहाँ पे हाफ। ठीक है, तो Eg 1 नहीं होगा, सॉरी हाफ नहीं होगा। Electron gain is for 1 Cl, that means 1 mole of Cl, so it is only 1. ओके, तो चलो गाइस आगे बढ़े। थोड़ी सी रिवीजन भी हो गई लैटिस एंथैल्पी की हमारी। ठीक है, नाउ वी आर अगेन गोइंग बैक टू सोल्यूशन एंथैल्पी। ठीक है, अगेन वी आर गोइंग बैक टुवर्ड्स एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज मुझे उसमें कुछ थोड़ी सी एडिशन करनी है, जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो जरा वापस एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। नाउ गाइस, लेट्स अज्यूम मुझे NaCl का सोल्यूशन बनाना है। NaCl सॉलिड का अगर मुझे सोल्यूशन बनाना है, तो NaCl को मैंने वाटर में ऐड किया। वाटर में ऐड करने के बाद मुझे मिला Na प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस।
अब यही सेम प्रोसीजर मैं और एक मेथड से कर सकता हूँ. बाय द वे, दिस स्टेप, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सोल्यूशन फॉर्मेशन, राइट? तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन. अब यही सेम रिएक्शन मैं और एक मेथड से कर सकता हूँ. व्हाट इज दैट मेथड? फर्स्ट आई कैन कन्वर्ट NaCl इनटू Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस. मुझे बताओ गाइस, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड को डायरेक्ट गैसियस आयंस में कन्वर्ट करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे कौन सा एंथैल्पी चेंज बोलेंगे? इसे लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं. वेरी नाइस गाइस, दिस इज लैटिस एंथैल्पी. एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड को डायरेक्ट उसके आयंस में कन्वर्ट करना, उसका लैटिस ब्रेक डाउन कर देना, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी. ऊपर जाके एक बार चेक कर लो, इसके डेफिनेशन ऑल नहीं लिख के दी है बिकॉज ये हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया था. ठीक है, ये दोनों के दोनों लैटिस एंथैल्पी की प्रोसेस है. एक लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव. ब्रेकिंग के लिए पॉजिटिव, फॉर्मेशन के लिए नेगेटिव, बट दोनों को लैटिस एंथैल्पी ही बोला जाता है. ठीक है, तो ये लैटिस एंथैल्पी हो गई. एंड देन गैसियस आयंस को पानी में डिसॉल्व कर देना. देन गैसियस आयंस को पानी में डिसॉल्व कर देना. मुझे बताओ गाइस, गैसियस आयंस को पानी में डिसॉल्व करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैसियस आयंस को हाइड्रेशन. वेरी नाइस. तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. आर यू गेटिंग इट? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. तो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन कंक्लूड? इस पे से हम लोगों का कंक्लूजन क्या होगा, बताओ जरा. इस पे से हम लोगों का कंक्लूजन क्या होगा? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो सोहम. तो इस पे से हम लोगों का कंक्लूजन है, सानी का करेक्ट आंसर है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है, अब ये बहुत मैथमेटिकल हो गया ऐसे लग रहा है. थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल सोचते हैं. देखो, तुम लोग जब पानी के अंदर नमक ऐड करो, तुम लोग जब पानी के अंदर नमक ऐड करते हो, ठीक है, अब तुम लोग नमक ऐड करोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में रहने वाले. नमक हम लोग जब ऐड करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में रहने वाले. Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस. अब गाइस, तुम लोगों ने अगर इस नमक को ऐसे ही रख दिया तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है? इसे अगर तुम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया तो व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम? वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर घुसना स्टार्ट हो जाते हैं. तुम लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा. ठीक है, एंड वो थोड़ा थोड़ा, वो जो पार्टिकल है उसकी साइज छोटी होना स्टार्ट होती है. ठीक है, तो ऑब्वियस है ये धीरे धीरे आयंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. वाटर इसके लैटिस को धीरे धीरे ब्रेक करेगा. लैटिस ब्रेक हो गया तो सारे आयंस इसे दूर दूर चले गए, पानी में मिक्स हो गए. तो धीरे धीरे आयंस सेपरेट हो गए. ठीक है, एंड वैसे ही धीरे धीरे Cl माइनस भी सेपरेट हो गए सारे के सारे. अब मुझे बताओ, पानी के अंदर बट ये आयंस ऐसे ही फ्लोट कर रहे हैं, तो पानी इनको छोड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं. व्हाट विल हैपन? देन वाटर मॉलिक्यूल्स विल सराउंड देम. समझ में आ रहे हैं? तो पानी ने पहले क्या किया, पहले इन्हें, पानी ने लैटिस को ब्रेक किया. लैटिस ब्रेक करने के बाद हाइड्रेशन हुआ. तो सोल्यूशन में दो प्रोसेस है, एक है पहले लैटिस को ब्रेक करो एंड दूसरी है हाइड्रेशन करो. आर यू गेटिंग इट? देखो, ये लॉजिकल चीज है ना. मतलब वाटर पहले क्या करेगा, वाटर पहले आयंस को ब्रेक करेगा, मतलब लैटिस एंथैल्पी, एंड उसके बाद वो उनको सराउंड करेगा, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो यही सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली लिखी. एनी डाउट? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं. हम लोगों को एक्चुअली लिखना बाकी होगा ना. एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इधर ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सारा मेहनत नहीं लेते. ठीक है, तो दिस इज -786 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज, सॉरी उल्टा लिखा, दिस इज -790 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज +786 किलो जूल पर मोल. करेक्ट है क्या नंबर? दैट इज ब्रेकिंग हो रहा है ना, दिस शुड बी प्लस. ओके, नहीं नहीं, सॉरी गाइज, एक्चुअली वैल्यूज
प्लस 786 किलो जूल पर मोल। व्हाट आई एम डूइंग, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, तब तक तुम लोग लिख दो। प्लस 790 किलो जूल पर मोल एंड माइनस 786 किलो जूल। नाउ इट इज करेक्ट। चलो, व्हाट इज द सॉल्यूशन एंथैल्पी? आंसर एकदम इजी है, आंसर एकदम इजी है। ठीक है, बाय द वे दिस इज 86 था, दिस इज 86, 786, 4 किलो जूल पर मोल, राइट। तो आंसर एकदम सिंपल है, 4 किलो जूल पर मोल। नाउ आई वांट you guys to think, solution will become hot, yeah it will become cold, solution will become hot, yeah it will become cold। अनुज करेक्ट आंसर है, विश्कर करेक्ट आंसर है, आर्यन करेक्ट आंसर है, कृष्णा सानिका करेक्ट आंसर है, ओम करेक्ट आंसर है, मनस्वी करेक्ट आंसर है, वैष्णवी ओम करेक्ट आंसर है, समीक्षा करेक्ट, मैथ करेक्ट। ओके, सो चलो बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। तो गाइस पहले तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन निकालना बहुत इजी है, हाइड्रेशन प्लस लैडिस। ठीक है, लैडिस कितना है, प्लस 790 प्लस 786 माइनस में, तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा प्लस 4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दिस इज पर मोल। ओके, अब गाइस यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो गई। अब बहुत लोगों को ये सोचने में ही बहुत तकलीफ होगी कि सोल्यूशन कोल्ड बनता है। ठीक है, सोल्यूशन टर्न्स कोल्ड, एंड बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार हीट एब्जॉर्ब हो रही है फिर भी सोल्यूशन कोल्ड कैसे हो रहा है, प्लस 4 किलो जूल है ना, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है एंड देन टू सोल्यूशन कोल्ड हो रहा है, व्हाई? तो देखो सिंपल एक्सप्लेनेशन, तुम लोग ये घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पानी का ग्लास लो, उसके अंदर नमक ऐड करो एंड उसको स्टर करो, तुम लोगों को फील होगा कि सोल्यूशन स्टर हो रहा है। ठीक है, सॉरी सोल्यूशन कोल्ड हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? सी दिस इज योर ब्लॉक ऑफ नमक। ठीक है, एंड ये डिसॉल्व होने के लिए हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब मुझे बताओ गाइस, इसे डिसॉल्व होने के लिए हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? डिसॉल्व होने के लिए हीट एब्जॉर्ब करनी है, तो ये हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? वाटर में से करेगा ऑब्वियसली। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये वाटर का हीट जो है, वाटर की हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड गाइस मुझे बताओ, अगर वाटर की हीट नमक ने एब्जॉर्ब कर ली तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या ड्रॉप होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हीट जब एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हुई तो सोल्यूशन कोल्ड हो जाएगा, टेम्परेचर विल ड्रॉप। गेटिंग इट? इट वोंट ड्रॉप ड्रामेटिकली। नमक के साथ यार एक्सपेरिमेंट तुम लोग खुद से करके देख सकते हो, करके देखना, थोड़ा सा नमक ऐड करके एकदम थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट यू कैन फील इट। ठीक है, तुम लोगों के हाथ को फील होता है, मतलब ज्यादा थोड़ा सा नमक ऐड करना। ठीक है, पानी एक गिलास भर के लेना, एक मस्त चम्मच भर के नमक ऐड करना एंड जस्ट मिक्स इट, यू विल फील दैट टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड। नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्टी वाटर का कम क्यों रहता है वो हम लोग सोल्यूशंस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करके टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में वो डिस्कस नहीं करना है हम लोगों को। ओके, टिल दिस गाइस एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मुझे लगा था आज के लेक्चर में हम लोग एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे, बट अभी तक हम लोग एंथैल्पी पे ही है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नाउ गाइस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मींस व्हाट? ओके, लिखना बाकी है, चलो कंप्लीट इट फास्ट। याद रखो, मैं तुम लोगों को कितनी भी प्रोसेस पढ़ा दूं, कुछ भी कर लो, सिर्फ बॉर्न हेबर साइकिल करने आना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें थियोरटिकल है। नहीं पढ़ाई तो जस्ट ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन आएगा कि क्यों नहीं पढ़ाया, बट ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी तुम लोगों को बॉर्न हेबर साइकिल बनाने आना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। ओके।
एंट्रोपी फिजिक्स में तुम लोगों को हो तो गई है, आई नो, बट फिजिक्स की एंट्रोपी है बहुत फर्क आ जाता है। तुम लोगों को फिजिक्स में एंट्रोपी जो है वो सिर्फ कैरनॉट साइकिल में एक्सप्लेन की गई होगी ना। फिजिक्स में एंट्रोपी जो है वो कैरनॉट साइकिल में आई होगी सिर्फ। हाँ, तो वो एकदम छोटा सा पार्ट है, मतलब वो हम लोग कैरनॉट साइकिल नहीं करेंगे। अच्छा, इवन मोर, फॉर्मूला तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी है, एंड फिर उसको ही हम लोग फर्स्ट लॉ में अप्लाई करके फिर एन सी एन डी टी कर देते हैं। एन सी एन डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एन सी एन डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। टर्मों में और बहुत सारी थियरी आने वाली है कि तुम लोगों को अलग अलग टाइप के एंट्रोपी से जब पता चल रहेंगी तो एग्जाम में बॉर्न एबर साइकिल या फिर हेसलॉ जैसे क्वेश्चन तुम लोगों को सताएंगे नहीं। तुम लोगों को हर एक टर्म पता रहनी चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं। अगर नोटिस करोगे ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, बट बहुत सारी चीजें याद रखनी है, मतलब बहुत सारा एंथैल्पी, बहुत सारी एंथैल्पीज की टर्म तुम लोगों को याद रखनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, नाउ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये तो एकदम लॉजिकल चीज है, मुझे बताओ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मींस व्हाट। Enthalpy of neutralization means what? So when one mole of acid and base mix together, the heat generated is called as enthalpy of neutralization. ठीक है, तो ये हम लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए याद रखना है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कौन सा एग्जांपल ले लूं, HCl प्लस NaOH ले लूं। जब इनके एक एक मोलार, एक्चुअली यहाँ पे सोल्यूशन है ना, तो एक एक मोलार जब हम लोग इनको मिक्स करेंगे तो हम लोगों को मिलता है NaCl प्लस वाटर। ठीक है, वन मोलार एक्वियस HCl, वन मोलार एक्वियस HCl प्लस वन मोलार एक्वियस NaOH, ये जब हम लोग मिक्स करते हैं तो हम लोगों को डेल्टा H जो मिलता है, डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हम लोगों को मिलती है, दैट इज -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। एंड ये वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर दिस यू हैव टू रिमेंबर। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि एक भी वैल्यू याद नहीं रखनी है सिवाय इसके। ठीक है, so you have to remember this value, और in terms of जूल्स अगर हम लोग कन्वर्ट करने गए तो इट बिकम्स 54 पॉइंट समथिंग। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू इज, इट मस्ट बी समवेयर ओवर हियर, मिनट, ओके अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट देयर। तो 54 पॉइंट समथिंग हो जाती है, सॉरी 57 पॉइंट समथिंग माइनस 57.2 समथिंग। ठीक है, किलो जूल पर, ठीक है, 57.1, ओके 57.1। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं बट स्टिल, तो ये तुम लोगों को याद रखना ही है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, लाइक वाइज अगर तुम लोग HCl के बदले दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, चलो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन, वन मोलार H2SO4 solution is neutralized with NaOH. Calculate enthalpy of neutralization। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा गाइस। तुम लोगों को डेल्टा H की वैल्यू दी नहीं रहेगी, बिकॉज यू शुड बाय हार्ट इट। ठीक है, आविष्कार वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। नॉट एक्सपेक्टेड, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि तुम लोगों के थ्रू करेक्ट आंसर आएगा इसका, बट करेक्ट आंसर है। तो और कोई है इसका आंसर दे सकता है, बताओ जरा, एनीवन एल्स। बाय द वे यूनिट मेंशन करना, यूनिट मेंशन करना वहां पे। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अभी तक तो एक ही स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है, श्रेया ठक्कर करेक्ट आंसर है, सोहम करेक्ट आंसर है, अनुष करेक्ट आंसर है।
बहुत लोगों के आंसर गलत ही आ रहे हैं इसमें। चलो बताओ, बाकी और कोई है? रश्मि करेक्ट आंसर है। जूही जोशी करेक्ट आंसर है। ओके, सो गाइस, ओवर हियर फॉर H2SO4, इसमें कितने हाइड्रोजन है? इसमें दो हाइड्रोजन है, मतलब इट इज अ डाइप्रोटिक एसिड, ठीक है, या फिर डाई बेसिक एसिड। तो इसके लिए हम लोगों को दो NaOH लगेंगे, एंड वी विल गेट Na2SO4 प्लस 2H2O। मतलब ये 1 मोल का न्यूट्रलाइजेशन है क्या? बिल्कुल नहीं, ये 2 मोल्स का न्यूट्रलाइजेशन है। 2 मोल H+ हम लोग यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुम लोगों को -13.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलो कैलोरी करना पड़ेगा। एंड अभी हम लोग यहाँ पे पर मोल नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट फॉर 1 मोल, इट इज फॉर 2 मोल्स ऑफ H+ एंड 2 मोल्स ऑफ NaOH-। ठीक है, ये अब किलो जूल्स में भी तुम लोग कर सकते हो। ओके डन, हो गया लिख के। आओ नेक्स्ट, लास्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी। मतलब हम लोग और ऐसी बहुत सारी एंथैल्पी पढ़ सकते हैं, बिलीव में तुम लोगों को बहुत सारी चीजें लिखा के दे सकता हूँ, बट मैक्सिमम एग्जाम में जो जो चीजें पूछी जा सकती है वही हम लोग कवर कर रहे हैं। एंड हम लोगों के सिलेबस में जो जो चीजें हैं, तो एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस लास्ट, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस? तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया है क्या एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस पढ़ा के हुआ है कि बाय द वे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई गेस रेजोनेंस पढ़ा के हो गया, ओके। तो रेजोनेंस पढ़ा के हो गया है। एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस होता है, देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम लोगों को बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं, याद है? मैंने तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। ये याद होगा तुम लोगों को, याद है? ओके, तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स और ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है। एंड जब सिंगल बॉन्ड में हम लोग डबल बॉन्ड अटैच कर देते हैं तो मस्त वाली एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एंड फॉर वन सिंगल बॉन्ड, फॉर एडिशन ऑफ वन सिंगल बॉन्ड, डेल्टा एच इज डेल्टा एच इज -28.6 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो एक सिंगल बॉन्ड की वजह से उसकी एनर्जी अच्छी खासी ड्रॉप हो जाती है, मतलब अच्छी खासी स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। अब वेट अ मिनट, आई विल रिक्वायर सम वैल्यूज एक्चुअली, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक काम करो, ये लिख दो, एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, कुछ वैल्यूज की जरूरत है। अगर मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो वी कैन जस्ट लर्न इट विदाउट वैल्यूज। हाँ, ओके, सो सॉरी गाइस, आई वाज गोइंग अ लिटिल बिट उल्टा एक्चुअली, तो इसलिए मैंने एक बार ये चेक कर लिया। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। ओके, सो वैल्यूज है अभी मेरे पास ना। डबल बॉन्ड से जब हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड इज मोर अनस्टेबल। इसका रीजन देखो, नहीं, बस मतलब इट इज अनस्टेबल, इट इज क्वाइट अनस्टेबल। ये क्यों अनस्टेबल रहता है वो तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आइसोमेरिज्म में तुम लोगों ने चेयर कन्फर्मेशन एंड बाकी बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी शायद से। चेयर कन्फर्मेशन
क्रॉस बोट बोट कंफर्मेशन। तो डबल बॉन्ड से जब हम लोग सिंगल बॉन्ड में जाता है तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, ठीक है, इज कितना है, -120 किलो जूल, -120 किलो जूल पर, ठीक है। तो गाइस फॉर वन डबल बॉन्ड -120 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज होती है। अगर मेरे पास दो डबल बॉन्ड्स है, कितने डबल बॉन्ड्स है मेरे पास, दो, एंड दोनों के दोनों डबल बॉन्ड मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए, तो ऑब्वियस है एक डबल बॉन्ड के लिए अगर -120, तो दो डबल बॉन्ड के लिए -240। वेरी नाइस, राइट। नाउ गाइस रादर देन टू डबल बॉन्ड्स, अगर मेरे पास तीन डबल बॉन्ड हो तो, रादर देन टू डबल बॉन्ड्स अगर मेरे पास तीन डबल बॉन्ड हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? थियोरेटिकली स्पीकिंग -360 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। थियोरेटिकली स्पीकिंग -360 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, बट उतनी रिलीज नहीं होती। एनर्जी रिलीज होती है -208 किलो जूल पर। अब इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो इसे एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, एक बार यहाँ पे चेक कर लो। ये ग्राफ तुम लोगों को आई डोंट नो ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में भी ये मिलता है बहुत बार, ठीक है। तो गाइस यूजुअली होता क्या है, दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये समझ में आ रहा है? ये जो नीचे सबसे लोएस्ट लाइन है, दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। एंड अगर तुम लोग साइक्लोहेक्सिन से साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर रहे हो तो कितने का एनर्जी गैप आया, यहाँ पे कितने का एनर्जी गैप आया था, 120 किलो जूल पर मोल का। क्यों? बिकॉज वो अनस्टेबल से स्टेबल में है। गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है, एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रही है, हायर एनर्जी से साइक्लोहेक्सिन से हम लोग नीचे आ गए, साइक्लोहेक्सिन में आ गए, स्टेबिलिटी बढ़ी, कंपाउंड स्टेबल बनते जा रहे हैं। अब साइक्लोहेक्साडाइइन, साइक्लोहेक्साडाइइन ये तो साइक्लोहेक्सिन से भी डबल अनस्टेबल रहता है। साइक्लोहेक्साडाइइन ये साइक्लोहेक्सिन से डबल अनस्टेबल रहता है। मतलब अगर इधर से हम लोग नीचे आए, अगर हम लोग इधर से नीचे आए तो एनर्जी जो है वो पहले के कंपैरिजन में डबल रिलीज होगी। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में डबल एनर्जी रिलीज होगी। नाउ गाइस सिमिलरली तो साइक्लोहेक्साट्राइन ये थोड़ी ना कुछ अलग एक्सेप्शन होना चाहिए। साइक्लोहेक्साट्राइन मतलब अपना बेंजीन। अब इधर से अगर मैं इधर आ रहा हूँ तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, थ्योरेटिकली स्पीकिंग कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी? थ्योरेटिकली स्पीकिंग टोटल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी -360, वेरी नाइस, -360 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। कितनी एनर्जी रिलीज हुई गाइस, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, -208, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लो 240 के थोड़ा नीचे, इधर इस पॉइंट पे किधर तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, -208 किलो जूल पर मोल। मतलब गाइस हमारा जो बेंजीन है उसकी एनर्जी इधर किधर थी, हमारे बेंजीन की एनर्जी इधर किधर थी, राइट और रॉन्ग? अरे ये समझ में आ रहा है कि अपने बेंजीन की एनर्जी कंसेप्चुअली स्पीकिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बट वो उतनी ज्यादा होती नहीं है, वो बहुत नीचे आ जाती है, बहुत कम होती है। ये समझ में आ रहा है? मतलब हमारा बेंजीन जरूरत से ज्यादा स्टेबल है, एंड दिस इज ड्यू टू, हाँ, द रीजन फॉर दिस स्टेबिलिटी इज रेजोनेंस। परफेक्ट, रीजन फॉर दिस स्टेबिलिटी इज रेजोनेंस, दिस गैप। अब ये गैप कितना हुआ बाय द वे फिर, व्हाट इज दिस गैप, इस गैप की वैल्यू निकालो, इस गैप की वैल्यू निकालो। ये गैप कितना है, कितने किलो जूल्स का ये गैप हुआ, माइनस, ओके 152, -152 किलो जूल्स का हुआ, ओके। तो दिस गैप इज -152 किलो जूल्स का, ठीक है, एंड दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन।
रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये किसकी वजह से होता है? तो ये रेजोनेंस की वजह से होता है। बेंजीन के डबल बॉन्ड एक जगह पे अगर रहते तो वो बहुत अनस्टेबल रहते, बट वो कंटिन्यूअसली गोल 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 घूमते रहते हैं। गेटिंग इट? एंड उसकी वजह से 152 किलो जूल्स की स्टेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से 152 किलो जूल्स की स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। एंड या ऐसे रियली होता है, मतलब दिस इज दीज आर प्रैक्टिकल वैल्यूज, इसलिए मैंने गूगल करके ये वैल्यूज निकाली। जैसे ड्रॉ कर लो, ये तुम लोगों को ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाएगा, ये ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, जो यहाँ पे हम लोग एंथैल्पी रोक रोक देंगे। बहुत हो गई एंथैल्पी का डिस्कशन अभी। ठीक है, कंप्लीट दिस। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का या फिर एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया? बॉन्ड रेजोनेशन इज रियल, ठीक है, ये एक्चुअल में होता है। रेजोनेंस एंथैल्पी तुम लोग कैसे निकालोगे? तो तुम लोग से एक सिंगल बॉन्ड के लिए -120 वैसे तुम लोग मल्टीप्लाई करते जाओगे। ठीक है, एंड उसके बाद फिर जो वैल्यू दी है उससे तुम लोग डिवाइड करो, माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। अगर क्वेश्चन आया तो एडवांस लेवल पे आएगा, बिकॉज रेजोनेंस एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन मीन्स लेवल पे आना डिफिकल्ट है। ऑर्गेनिक का कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें आ जाता है। ओके गाइस, लिख के हो गया? या लिखना अभी भी बाकी है कुछ? ओके, तो हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज देख लिए थे ना बाय द वे? एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज देख ली थी हम लोगों ने। तो लास्ट वर्क डन इन लास्ट पार्ट, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, एंड एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस लेंगे एंड देन खत्म। मतलब एंथैल्पी खत्म, देन विल स्टार्ट विद एंट्रोपी। ठीक है, चलो, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट न्यू टॉपिक, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। अब गाइस मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? हाँ, बाय द वे, केमिकल रिएक्शंस याद रखो। केमिकल रिएक्शन ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कांस्टेंट प्रेशर हमेशा रहता है। कांस्टेंट टेम्परेचर वाली कंडीशन एक टाइम भूल जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट कांस्टेंट प्रेशर रहना ही है। ठीक है, अब मुझे बताओ, तो तुम लोगों का वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? -P∆V, राइट और रॉन्ग? कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन का फॉर्मूला -P∆V, पता है ना, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा -P∆V। अब मुझे बताओ यार, अपने पास तो डेल्टा वी है ही नहीं, मतलब रिएक्शन में देखो, -P, V2 - V1। अब मुझे बताओ केमिकल रिएक्शन में तुम लोग वॉल्यूम मेजर करते हो क्या? केमिकल रिएक्शन में हम लोग वॉल्यूम मेजर करते हैं क्या? नहीं करते, राइट? तो वॉल्यूम अगर हम लोग मेजर नहीं करते तो हम लोग क्या मेजर करते हैं? अगर वॉल्यूम मेजर नहीं करते तो हम लोग क्या मेजर करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। वेरी नाइस, केमिकल रिएक्शन में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स मेजर करते हैं। तो गाइस वी नो, लिख देते चलो, हम लोग ऐसा लिखते नहीं है ना। वी नो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो P∆V क्या हो जाएगा? P∆V हो जाएगा ΔN⁻T। ये ΔN सिर्फ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, और किसके? तो गैसेस की। ΔNgR, गाइस कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि वाई ΔNg, वाई
डेल्टा एन जी, ये मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा भाई डेल्टा एन जी? सिर्फ हम लोग गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स क्यों ले रहे हैं? हाँ गैस, बट सिर्फ गैस के क्यों? बिकॉज गैस में वॉल्यूम चेंज अच्छा खासा आता है। हाँ, गैस का ही वॉल्यूम चेंज कंपैरेबल होता है। गैस जब फॉर्म होती है तो वॉल्यूम बहुत बढ़ता है, एंड गैस जब कंप्रेस होती है तो, या फिर गैस जब रिएक्ट करके खत्म हो जाती है तो वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो डेल्टा वी चाहिए था वो हम लोग डेल्टा एन जी से ला रहे हैं। गेटिंग इट? हम लोगों को जो वॉल्यूम चेंज चाहिए था वो हम लोग चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स से भर के निकाल रहे हैं, मतलब उसको ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वहां पे। And from this, we can state that work done in a chemical reaction, work done in a chemical reaction is minus delta Ng RT। अभी डेल्टा Ng निकालना भी बहुत बड़ा टास्क रहता है, बहुत लोग इसमें ही गलत चले जाते हैं। तो तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ हादसा ना हो, इसलिए प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। हाँ हाँ, अरे बहुत जन इसमें गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो ये लिख दो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे डेल्टा Ng निकालने के लिए। हाँ, आज के टेस्ट में मैंने एक्चुअली ये एक क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन ऐड किया था, जानबूझ के ऐड किया था कि लाइक देखने के लिए कि अगर कोई सॉल्व कर पा रहा है। किसने किया था फिर ये सॉल्व? आज के टेस्ट में मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन ऐड किया था वर्क डन का। Can't we find formula by n into 22.7? Yes, you can, but that method and this method will yield the same results। तो तुम लोगों को अगर डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला मिल रहा है तो क्यों घुमा फिरा के खा रहे हो? ओके, तो गाइस लेट्स स्टार्ट। N2 gas plus 3H2 gas giving us 2NH3 gas। ठीक है, नेक्स्ट इज CaCO3। सॉरी, ये तो मैं तुम लोगों को ऐसे सिल्वर प्लेटर पे लिख के दे रहा हूँ ना। एक काम करते हैं, हेबस प्रोसेस। सेकेंड इज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड वन इज ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन। फोर्थ वन इज combustion of methane at 25 डिग्री सेल्सियस। चलो, कॉन्टेक्ट प्रोसेस अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए कॉन्टेक्ट प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। थर्माइट प्रोसेस में सारे के सारे सॉलिड्स तो है, उसके अंदर क्या गैस मिलने वाली है तुम लोगों को? कुछ भी अपने एग्जाम्पल मत दो। सबका टेम्परेचर तुम लोगों को पहचानने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ लास्ट वाले में मुझे देना था बस। तुम लोगों को वर्क डन नहीं निकालना है, तुम लोगों को सिर्फ डेल्टा एन निकालना है। बस तुम लोगों को डेल्टा एन जी निकालना है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो डेल्टा एन जी निकालो, पहले वो निकालना सीखो, बाकी बाद में वर्क डन निकालेंगे हम लोग। फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी है, बिकॉज मैंने थोड़ा सा रिएक्शन लिख दी थी थोड़ी सी पहले ही। तो चलो, हेबस प्रोसेस ये तो सबको सब पता ही होगी। ठीक है, तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3। अब गाइस डेल्टा एनजी अगर निकालना है तो डेल्टा एनजी कैसे होगा? N2 माइनस N1, या फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बराबर। तो प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है? यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दिख रहे हैं मुझे। माइनस रिएक्टेंट साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है?
तो यहाँ पे 1+3 मुझे 4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस दिख रहे हैं, तो पहला आंसर आ गया -2 एंड आउट। अब डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, calcium carbonate is CaCO3 which decomposes into CaO plus CO2 gas। अब ये रिएक्शन लिखने के बाद सब इसका आंसर दे पाएंगे, बट रिएक्शन के पहले हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 एक ही गैस दिख रही है इस तरफ तो कुछ है नहीं, तो 1 - 0 विच इज इक्वल्स टू 1। अब ओजोनोलाइसिस ऑफ O2, अब गाइस ओजोनोलाइसिस ऑफ O2 मतलब क्या, तो ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करना, ऑक्सीजन गैस को ओजोन गैस में कन्वर्ट करना। इसे बैलेंस करो, कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स। मुझे बताओ डेल्टा एन जी कितना, यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना, तो 2 - 3 यू विल गेट -1। एंड कंबशन ऑफ मीथेन, अब मीथेन का कंबशन अगर करोगे तो CH4 प्लस O2 मीथेन गैस फॉर्म में रहता है, O2 गैस फॉर्म में रहता है, गिव्स यू CO2 गैस कितना, तो 1 प्लस 2H2, यहाँ पे कितने हो गए फिर 2। अब मुझे बताओ वाटर को सॉलिड लोगे, लिक्विड लोगे या गैस लोगे, वाटर को कंबशन रिएक्शन में सॉलिड लोगे, लिक्विड लोगे या गैस लोगे, वाटर को कंबशन रिएक्शन में सॉलिड लोगे, लिक्विड लोगे या गैस लोगे, तो बहुत लोगों ने गैस बोला है विच इज रॉन्ग। एंड क्यों रॉन्ग है, बिकॉज गाइस टेम्परेचर देखो 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड रहता है, गेटिंग इट, ठीक है। इसमें कोई आर्ग्यू नहीं करेगा कि सर चीज जल रही है, जलेगी तो वाटर तो उड़ जाएगा एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों को जो भी लग रहा है गलत लग रहा है, ये लॉजिक यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यप, इट इज एक्सोथर्मिक एंड ऑल, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, बट स्टिल वी फॉलो दिस लॉजिक, ठीक है। सो नो वन कैन आर्ग्यू ओवर हियर। अगर तुम लोगों को वैसा मतलब लिक्विड के बदले गैस लेना है, तुम लोग लेके ट्राई कर सकते हो, बट एग्जाम में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, एक ही गैस है 1 दिख रहा है, एक ही गैस है 1 माइनस यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, कितने हो गए -3 which is equals to -2। I know this is cheating। ओके, तो डेल्टा एनजी कैसे निकालना है, मतलब ये जो मैंने रिएक्शंस गाइस अभी लिखा के दिए ना, वो सबसे, हाँ डेल्टा एनजी कैन बी इन फ्रैक्शन, डेल्टा एनजी फ्रैक्शन में आ सकता है, ये सबसे कॉमन रिएक्शन है, ठीक है। और एक बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, वो भी हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, हाउ जीरो इन सेकेंड वन, ओके यहाँ पे देखो, पहले तो इस तरफ एक ही गैस है, इसलिए प्रोडक्ट की तरफ एक, एंड इस तरफ एक भी गैस नहीं है ना, रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ सॉलिड प्रेजेंट है, तो सॉलिड प्रेजेंट है इसलिए 0। सॉलिड डेल्टा एनजी में क्यों आएगा, हम लोग गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स देख रहे हैं, सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स देखना ही नहीं है, तो इसलिए उस तरफ 0 आया। ओके, तो गाइस आई नो यू, तुम लोग थक गए हो, ठीक है, बट एक थोड़ा सा और कंसेप्ट देन विल टेक अ ब्रेक, ठीक है। थर्ड में -0.0 अपॉन -0.5 क्यों नहीं है, मुझे आपका डाउट ही नहीं समझा एक्चुअली। अच्छा, यू आर टेलिंग मी जस्ट टू मेक 1 मोल ऑफ दिस, राइट, ना इट इज नॉट नेसेसरी, हम लोगों को सिर्फ ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन दिया है, तो ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम लोग पूरा ये ले सकते हैं। हाँ, अगर 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन नहीं किया है, फिर भी हम लोगों को इसे लिक्विड ही लेना है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल दे हैव मेंशनड एट 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो टेम्परेचर दिया है वो 100 से एक्सीड हो रहा है, तब जाके तुम लोग यहाँ पे गैस लोगे, नहीं तो हम लोग सिर्फ लिक्विड ही लेंगे। यस अद्वैत, वैसा नहीं होता, बट या दैट वाज द डाउट। हेबस प्रोसेस वापिस एक बार एक्सप्लेन करनी है। हेबस प्रोसेस N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3, हम लोगों की हेबस प्रोसेस है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे कितने गैस मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 2 गैस मॉलिक्यूल्स है, एंड रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन का 1, इसके 3, तो 4 हो गए, तो 2 - 4 -2, दैट इज योर आंसर। ओके, एंड फाइनली रिलेशन बिटवीन डेल्टा H
and delta U in chemical reaction. Chemical reaction. Again, I am reminding you, chemical reaction occurs at constant pressure and constant temperature. ये मत भूलना, ठीक है? एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का रिलेशन क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. याद है जब लोगों का फॉर्मूला है? जीरो जीरो किस तरह बोल रहे हो? हाँ हाँ, 100 डिग्री अगर रहेगा टेम्परेचर तो यहाँ पे तुम लोग गैस लोगे एंड तभी डेल्टा एन जी जीरो होगा. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. अब तो डेल्टा एच प्लस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं होगा. तुम लोगों को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पी डेल्टा वी को हम लोग क्या लिखेंगे? पी डेल्टा यू वी को हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा एन जी आर टी. समझ में आ रहा है? मतलब जो पहले किया था वही कर रहे हैं. डेल्टा एन जी आर टी सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. डेल्टा एच एट constant temperature is 0. That is for gaseous reaction. That is for ये इसमें कंफ्यूज मत हुआ. रुको रुको रुको. ओके, समझा मुझे तुमने डाउट. वो हम लोग इसके लिए बोलते थे, पिस्टन वाले कंटेनर के लिए, फिजिकल प्रोसेस के लिए, केमिकल प्रोसेस के लिए नहीं. गाइस गाइस कंफ्यूज मत हो. अगर मेरे पास एक कंटेनर है और उसके ऊपर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, बहुत कुछ सारी चीजें चेंज की, बट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. अगर उस चीज का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो वो एक क्या बोलते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन. तो एक कंटेनर है, जो बंद हो कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अंदर कोई एक केमिकल है और उस केमिकल ने रिएक्शन की, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ बट इट इज रिएक्टिंग. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इट इज रिएक्टिंग. तो इफ इट इज रिएक्टिंग तो वो कुछ ना कुछ हीट रिलीज करेगा या फिर कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एच और डेल्टा यू जीरो नहीं होने वाले हैं. केमिकल रिएक्शन में याद रखो डेल्टा एच डेल्टा यू जीरो नहीं होते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस नहीं आता, हम लोगों का फॉर्मूला प्लस में है. याद रखो वर्क डन में माइनस डेल्टा एन जी आर टी हम लोगों ने लिखा था. वर्क डन में माइनस डेल्टा एन जी आर टी क्यों लिखा था? बिकॉज यहाँ पे वर्क डन में माइनस पी डेल्टा भी था, यहाँ पे प्लस पी डेल्टा भी है. ठीक है, तो ये प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ सिंपल क्वेश्चन. पहले कैलकुलेट वर्क डन at 27 degree Celsius for SO2 gas plus O2 gas giving us 2 SO3 gas. ठीक है, तो चलो डू दिस. वर्क डन निकालो इसका. वर्क डन फॉर दिस गैस. ओके, दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड. सॉरी, मतलब तुम लोगों के आंसर जीरो आ रहे थे बिकॉज मैंने रिएक्शन बैलेंस करके नहीं दी थी. तुम लोगों का आंसर जीरो जो आ रहा था वो विदाउट रिएक्शन बैलेंसिंग था. तो अभी रिएक्शन बैलेंस्ड है, अभी निकालो. आविष्कार करेक्ट आंसर है. कृष्णा करेक्ट आंसर है. जो ये करेक्ट आंसर है. करेक्ट आंसर है. धनंजय वैष्णव करेक्ट, मनस्वी करेक्ट. ओके चलो, बहुत लोगों के आंसर आ गए. तो देखो, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी. गाइस ये एकदम सबसे सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, अगर इसमें गड़बड़ हो रही है तो डिफिकल्ट है बाबा. तो प्रोडक्ट कितना है? 2 माइनस रिएक्टेंट कितने हैं? 3. तो 2 माइनस 3 माइनस 1. तो व्हाट यू विल गेट? माइनस ऑफ -1 इंटू आर इंटू 300. तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस 300 आर.
विच इज इक्वल्स टू प्लस 600 कैलोरी। ठीक है, तो अब 2 - 3, अरे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड पे देखो कितने हैं, 2 है। रिएक्टेंट साइड पे देखो कितने हैं, 2 + 1, 3 है। तो 2 - 3 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये अब जूल्स में अगर लोगे तो तुम लोगों का आंसर 2500 के नजदीक आएगा। नाउ गाइस वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल टेक ब्रेक। ठीक है, मतलब एंथैल्पी का कंसेप्ट मेरा पढ़ा के पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन वी कैन टेक अ ब्रेक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट प्रेशर, इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके दे दिया है, इज -750 किलो जूल पर मोल। हाँ, ये मस्त क्वेश्चन था भाई दादा। एट 27 डिग्री सेल्सियस, तुम लोगों के लिए मैंने 25 को 27 कर दिया। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। वेरी नाइस। तो गाइस तुम लोगों को डेल्टा एच पहले से देके रखा है, विच इज -750 किलो जूल पर मोल। तुम लोगों को उन्होंने टेम्परेचर देके रखा है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तुम लोगों को उन्होंने हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है। नाउ टेल मी व्हाट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यू ढूंढना है। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। डेल्टा यू वी नीड टू कैलकुलेट, एंड डेल्टा यू निकालने के लिए हम लोगों के पास एक सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इसे हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर। गेटिंग इट? अब फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज बेंजोइक एसिड, व्हाट इज बेंजोइक एसिड? बेंजीन को सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है? हाँ, तुम लोगों को अभी तक बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला शायद से पता नहीं होगा, तो इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसी को अगर मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट करूँ तो हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर देयर? 7 कार्बन, बेंजीन के 6 एंड कार्बन का 1। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? देखो तुम लोगों के लिए अभी तक मैं ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम लोगों को ऑर्गेनिक बहुत कम पता है, तो 5 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 6 हाइड्रोजन। एंड ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन 2। अब बेंजोइक एसिड सॉलिड, लिक्विड या गैस? तो गाइस इतना याद रखो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका मास अगर 50 के ऊपर चला जाए, ये लिख के रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मास ग्रेटर देन 50 है वो लिक्विड में रहते हैं, वो लिक्विड में ही रहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो इसका मास तो भाई बहुत ज्यादा है, इसका मास 50 के भी बहुत ऊपर है, ऑलमोस्ट 100 के रेंज में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, बेंजोइक एसिड सॉलिड फॉर्म में रहता है। ये क्यों रहता है वो तुम लोगों को अल्कोहल फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, ऑब्वियस है कंबशन रिएक्शन हो रही है। अब मुझे बताओ कितने CO2 बनेंगे, कितने CO2 बनेंगे? 7 CO2 बने, करेक्ट। कितने H2 बनेंगे, कितने H2 बनेंगे? 3 H2 बनेंगे। वेरी नाइस, तो 3 H2 बना दो। ठीक है, अब तुम लोगों को ये पर मोल के लिए वैल्यू दिया गाइस, इतना मत बोलना भूलना, दिस इज फॉर 1 मोल। तो तुम लोगों को 1 मोल के लिए रिएक्शन करनी है, मतलब रिएक्शन बनानी तो 1 मोल के लिए बनाना। अब
तुम लोगों को अगर नोटिस होगा तो यहाँ पे तुम लोगों को वाटर लिक्विड में लेना है या, हाँ, अब इट इज नॉट बैलेंस्ड आई नो, इस वाटर को लिक्विड में लोगे या गैस में लोगे? वाटर को लिक्विड में लोगे या गैस में लोगे? जल्दी बताओ। लिक्विड, वेरी नाइस, बिकॉज 27 डिग्री पे वाटर लिक्विड ही रहता है। अब गाइस होगा क्या, रिएक्शन बैलेंस करनी है, दैट्स इट। अब यहाँ पे 7 × 2 14, 14 एंड 3 17, 17 में से मेरे पास पहले से 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कितने बचे? 15 ऑक्सीजन मुझे और चाहिए। गेटिंग इट? 15 ऑक्सीजन अगर मुझे और चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 15/2, दैट्स इट। समझा? अब मुझे बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, विच इज नथिंग बट -0.5। समझा? ये डेल्टा एन जी निकालना ही डिफिकल्ट है। सम पीपल आर सेइंग -5/2, कैसे -5/2 आया तुम लोगों का? जरा चेक करो। या दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस एंड दिस इज लिक्विड, सो इफ यू आर कंसिडरिंग दिस देन योर आंसर इज रॉन्ग। -5/2 नहीं आएगा, -0.5 ही आने वाला है। ठीक है? एंड तुम लोग वर्क डन क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? तुम लोगों को डेल्टा यू निकालना है, भूल गए क्या? वी नीड टू फाइंड डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच इज -750 माइनस माइनस ऑफ माइनस माइनस डेल्टा एनजीआरटी कर रहा है ना, तो माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर की वैल्यू अभी तुम लोग किस में लोगे? देखो यहाँ पे गाइस किलो जूल में है ये, तो आर की वैल्यू किलो जूल वाली लेना, विच इज 25/3। बट ये वैल्यू जूल्स वाली है, ये वैल्यू जूल्स वाली है, तो तुम लोगों को इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻³ अरे कुछ दिमाग में घुसा। फाइनली मल्टीप्लाइड बाय 300, फाइनली मल्टीप्लाइड बाय 300। देखो याद रखो, आर की वैल्यू हम लोगों ने ली 25/3, विच इज इन जूल पर मोल पर केल्विन। तो हम लोगों को अभी इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको हम लोगों को किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए -10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड नाउ व्हाट आई विल गेट, -750 प्लस, अब यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 100 जा, 100 मतलब 10⁻², तो यहाँ पे बच जाएगा 10⁻⁻1, 25 इंटू 0.5, ठीक है? तो आंसर आएगा 12.5, एंड 12.5 इंटू 10⁻⁻1, देखो 12.5 इंटू 10⁻⁻1 विल बिकम 1.25। तो योर आंसर इज -150 प्लस 1.25। एंड कुछ लोगों ने, कुछ अच्छे लोगों ने यहाँ पे पहले से आंसर सेंड करके रखा है, विच इज -784.75 किलो जूल पर मोल। गाइस ये रिएक्शन लिखने आनी चाहिए थी, अगर रिएक्शन लिखने आ गई तो बात मतलब चीज बहुत इजी हो जाती है, बट अगर वो नहीं लिखने आया तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है? एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई 2018, रिसेंट ईयर का एक क्वेश्चन है ये। ठीक है? एंड नाउ यू कैन टेक अ ब्रेक। ना ना, दिस इज नॉट दिस डिडंट केम इन एडवांस, ये नॉर्मल जेईई का क्वेश्चन है।
यस गाइस, सो ब्रेक इज ओवर एंड अब थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो कुछ पढ़ा वो भी इंटरेस्टिंग ही था, नो डाउट, बट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, इंटरेस्टिंग वन, व्हिच इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंट्रोपी जस्ट बिगिन होगी, स्टार्ट होगी। So spontaneity of the reaction, and spontaneity of the reaction means what are spontaneous reactions? So the process which occurs spontaneously या फिर without any external force। ठीक है, so what is the meaning of spontaneous process? Spontaneous process, so the process yes, यहाँ से ही हम लोग एंट्रोपी की तरफ जाएंगे, मतलब हम लोग डायरेक्ट एंट्रोपी के ऊपर जंप नहीं मारने वाले। ठीक है, तो द प्रोसेस which takes place which takes place without any external force। ठीक है, किसी भी बाहरी फोर्स के बिना वो प्रोसेस अपने आप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एक हिल टॉप है एंड उस हिल टॉप में से हिल टॉप के ऊपर से तुम लोगों ने एक बॉल ऐसे रोल किया, जैसे बॉल रख दिया एंड इस बॉल को ऐसे थोड़ा सा पुश दे दिया, या फिर पुश दिया भी नहीं, तुम लोगों ने इसको एक एज पे रख दिया, तो व्हाट विल हैपन, इट विल स्पॉन्टेनियसली रोल डाउन, गेटिंग इट? ठीक है, ना सिमिलरली अगर मेरे पास गरम गरम चाय है, तो इट विल स्पॉन्टेनियसली कूल डाउन। समझ में आ रहा है? कूलिंग ऑफ टी या फिर मिल्क। ओके, नाउ गाइस सिमिलरली if I have two gases confined in two different cylinders separated by a small pipe, separated by a small closed pipe, यहाँ पे अंदर की तरफ एक कॉर्क है एंड देयर आर टू गैसेस, गैस ए, गैस बी, एंड मैंने वो कॉर्क निकाल दिया। व्हाट आई डिड, मैंने बीच का कॉर्क निकाल दिया। जैसे ही मैंने कॉर्क निकाल दिया, व्हाट विल हैपन? अब मुझे बताओ, गैस ए ऐसे बोलेगी क्या कि भाई मैं फर्स्ट कंटेनर में थी तो मैं फर्स्ट कंटेनर के अंदर ही रहूंगी, मैं सेकंड कंटेनर में जाऊंगी ही नहीं? बिल्कुल नहीं, एक्सचेंज विल टेक प्लेस, वेरी नाइस। तो दोनों कंटेनर के अंदर अभी दोनों गैसेस मिक्स्ड हो जाएंगी, तो मिक्सिंग ऑफ गैस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये अपने आप होने वाला है। ठीक है, दे विल मिक्स अप, करेक्ट। तो गाइस, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब कौन सी प्रोसेस कब कैसे होगी, या फिर कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है एंड कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस? अब तुम लोगों को इतना कॉमन सेंस तो है कि भाई डाउन हिल वाला जो बॉल है वो अप हिल कभी जा नहीं सकता, मतलब ये बॉल कभी ऊपर वाले डायरेक्शन में अपने आप स्पॉन्टेनियसली मूव नहीं कर सकता, वो हमेशा नीचे आएगा। बट या फिर दो गैसेस कभी अपने आप सेपरेट नहीं होंगी, वो हमेशा मिक्स होंगी। या फिर चाय कभी अपने आप गर्म नहीं होगी, वो अपने आप ठंडी होगी। तो गाइस, these are some examples which we know from day to day life। ठीक है, but if there is a random reaction, for example if I am giving example of CaCO3 giving you CaO plus CO2, what do you think, this reaction will take place spontaneously? Yeah, it is non-spontaneous. What do you think, this reaction will take place spontaneously या this is not spontaneous? तो अच्छा, ये भी तुम लोगों को डे टू लाइफ के थ्रू ही पता है। ठीक है, बट दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। दिस इज चॉक। चॉक अपने आप कभी ब्रेक डाउन नहीं होता, या फिर अपने आप वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता, यू हैव टू हीट इट। तो गाइस, देयर आर सम रिएक्शन विच आर स्पॉन्टेनियस, विच आर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये हम लोगों को कैसे पता चलेगी कि कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन से रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो वो देखने के लिए हम लोगों को कुछ कंडीशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी,
देखो साइंटिस्ट वही सोच रहे थे कि कैसे डिफाइन करें कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है एंड कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस, मुझे बताओ गाइस, रिएक्शन होने से कंपाउंड को क्या मजा आता है, मतलब रिएक्शन करने से कंपाउंड को क्या मजा आया या फिर क्या मिला। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई एनीथिंग अकर्स, व्हाई एनीथिंग हैपेंस। ओके वेरी नाइस, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है और बहुत करेक्ट आंसर आ रहा है। किसी भी रिएक्शन का मोटिव क्या रहता है, फिर किसी भी चीज के पीछे मोटिव क्या रहता है, टू अटेन स्टेबिलिटी। वेरी नाइस, तुम लोगों को कंसेप्ट अच्छी खासी मतलब समझ में आ गया आई गेस। तो टू अटेन स्टेबिलिटी बराबर, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर होगी तो प्रोडक्ट अपना स्टेबल बनेगा। कोई भी अगर रिएक्शन, बाय द वे हम लोग क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में दो क्राइटेरिया स्टडी करने वाले हैं। पहले हम लोग करने वाले एंथैल्पी क्राइटेरिया, बाद में हम लोग करने वाले एंट्रोपी क्राइटेरिया। समझ में आ रहा है। तो एट फर्स्ट वी आर ऑन एंथैल्पी क्राइटेरिया, ठीक है। तो पहले हम लोग एंथैल्पी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी रिएक्शन जो होती है वो स्टेबिलिटी के लिए होती है। एंड गाइस मुझे बताओ, स्टेबिलिटी मिलने के बाद कंपाउंड की एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। एनर्जी कम होती है, ओके। प्रोसेस अकर्स टू गेन स्टेबिलिटी and if something is become stable then energy decreases. And now you tell me, if energy is decreasing then exothermic reaction and endothermic reaction, if energy is decreasing then exothermic reaction and endothermic reaction, exothermic reaction, ठीक है, that is all processes, that is all spontaneous processes must be exothermic। एंड तुम लोग ऊपर जाके एग्जांपल देख भी लेना। मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल दे भी दूं, HCl plus NaOH gives you NaCl plus H2। ये प्रोसेस अगर देखोगे तो इसमें एंथैल्पी चेंज था -57.4 किलो जूल पर मोल। माइनस साइन मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हीट बाहर निकल गई। अगर तुम लोगों को और भी कुछ एग्जांपल दूं तो HCl plus 10 वाटर gives us HCl dot 10 H2O। अब अगर ये प्रोसेस भी देख लो तो डेल्टा H इज यहाँ पे कितना था, -64 पॉइंट समथिंग था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे अगर देखेंगे, मैंने यहाँ पे किलो जूल में आंसर लिखा है, तुम लोग किलो कैलोरी की वैल्यूज मुझे सेंड कर रहे हो, ठीक है। तो वन एंड द सेम। अगर ये दोनों प्रोसेस अगर हम लोग देखेंगे तो दीज टू प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। एंड व्हाई दे आर स्पॉन्टेनियस, बिकॉज हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर मैं कुछ अलग एग्जांपल दूं, मुझे बताओ Cl-Cl, मुझे इसकी वैल्यू लकीली याद है लास्ट लेक्चर से। अगर मैं इसको दो बॉन्ड्स में ब्रेक कर दूं, मतलब इसका बॉन्ड ब्रेक कर दूं, तो ये मुझे बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो बहुत स्टेबल है वो अपने आप ब्रेक होगा क्या कभी। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो बहुत स्टेबल है वो अपने आप कभी ब्रेक होगा क्या, नहीं होना चाहिए। एंड दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड इसमें हम लोगों को 242 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ती है। एंड दिस इज एंडोथर्मिक विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस। That means we can say that all spontaneous processes are exothermic and all non-spontaneous processes are endothermic, या फिर endothermic processes are non-spontaneous। Clear, ये समझ में आ रहा है। Okay, but but this is not always true। तो पहले साइंटिस्ट ने ऐसे सोचा, बट फिर कुछ और साइंटिस्ट आए एंड उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है। सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस। मैंने एक आइस लिया, आइस का पीस लिया एंड इस पीस को ऐसे ही छोड़ दिया। ये पीस कुछ टाइम के बाद
वाटर में कन्वर्ट हो गया, एंड ओवर हियर इट एब्जॉर्ब सम हीट स्पॉन्टेनियसली, इसने अपने आप हीट एब्जॉर्ब की ना, हीट बाहर निकलनी चाहिए बट इट एब्जॉर्ब सम हीट एंड दिस रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज प्लस, पॉजिटिव। या फिर मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया एंड उसके अंदर NaCl डिसॉल्व कर दिया, उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, NaCl, एंड दिस NaCl डिसॉल्व इटसेल्फ, अपने आप डिसॉल्व भी हो गया। सेकंड एग्जांपल इज ऑफ NaCl, मतलब यहाँ पे डायग्राम बना तो दी मैंने, which doesn't make any sense, जो मुझे अभी रियलाइज हो रहा है, बट स्टिल दिस इज NaCl जो अपने आप डिसॉल्व हो गया। एंड अगर तुम लोगों को याद होगा तो NaCl का अगर मुझे सोल्यूशन बनाना है तो उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव थी, +4 किलो जूल आंसर आ रहा था, ऊपर ही हम लोगों ने आज सॉल्व किया। सो अगर ये दो एग्जांपल ले लो, और या फिर और बहुत सारे एग्जांपल ले लो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहां पे तुम लोग डेल्टा एच की वैल्यू प्लस देखते हो, मतलब these are endothermic reactions but even then these are spontaneous reactions, so these are exceptions for above exception, exceptions, sorry, expectation नहीं, exception. So for above examples these are some exceptions. So obvious है, मुझे बताओ एनर्जी क्राइटेरिया या फिर एंथैल्पी क्राइटेरिया ये सेटिस्फैक्टरी है क्या? एनर्जी क्राइटेरिया या फिर एंथैल्पी क्राइटेरिया, इज इट सेटिस्फैक्टरी to determine spontaneity of the reaction? No, it is not satisfactory. So to overcome these limitations, we came up with the concept of entropy. Okay, yeah, that's why we came up with the concept of entropy. And even entropy is not satisfactory actually, but वो हम लोग देखेंगे. But पहले ये लिख दो. More lectures of thermodynamics, then this chapter will be over. थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, आई नो. Two more. Hence 11. 11th Jan तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. देन विल स्टार्ट विद इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में भी 8 लेक्चर तो लगेंगे, 8 से 9, तो फरवरी तक हम लोगों का सिलेबस खत्म 11th का. नेक्स्ट चैप्टर इज इक्विलिब्रियम. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हम लोग अलग अलग चैप्टर में ही पढ़ेंगे, बट डोंट वरी, एकदम एंडिंग में मैं हाइड्रोजन का एक सिंगल लेक्चर ले लूंगा. फेब एंड नहीं, फेब मिड तक हम लोगों का लेक्चर खत्म होगा, सिलेबस खत्म होगा. फेब मिड ना, टुडेस लेक्चर इज नॉट ओवर. After 12th we will start, sorry, after February we will start 11th obviously. Well, syllabus will take 5 months. So Feb mid में हम लोगों का अगर ये खत्म हो गया, 11th खत्म हो गया, तो विद इन 5 months विल कंप्लीट 12th, जुलाई मिड. जब 12th सिलेबस इज क्वाइट स्मॉल, मतलब ज्यादा चैप्टर्स है ही नहीं उसमें. 11th में केमिस्ट्री, 11th का ही सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, एंड 12th का बहुत कम है एक्चुअली, बहुत. 12th स्टैंडर्ड में हम लोग सिर्फ 8 चैप्टर्स ही करने वाले हैं.
5 फिजिकल के, 3 इनऑर्गेनिक के। लेक्चर नंबर्स भी बहुत कम है, मतलब फिजिकल के सारे चैप्टर्स, मतलब सारे के सारे चैप्टर्स विद इन 5 लेक्चर्स खत्म होने वाले हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 5 लेक्चर लगेंगे, नॉट मोर देन दैट। सरफेस केमिस्ट्री इज इन 12th स्टैंडर्ड, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है विच इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक विल रिक्वायर 6 लेक्चर्स, जो हम लोग सबसे एंडिंग में करेंगे। Who will teach organic chemistry? That's a good question actually, which I can't answer right now. But definitely, I can assure you that I won't be teaching organic chemistry. Okay, so no, we are not done for the day. अभी तक टॉपिक बाकी है, जस्ट थोड़ा बहुत ऐसे ही मूड हल्का कर रहा था तुम लोगों का बात करे करके। ओके, तो चलो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एंट्रोपी। गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ये टाइम पास है, अभी अभी सब कुछ टाइम पास है। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स एंड ऑल आने वाले, बट थोड़ी थियरी है, एंड आई थिंक तुम लोगों को थोड़ी बहुत थियरी पढ़ने में मजा आता होगा होपफुली। तो एंट्रोपी, अब फिर लोगों ने सोचा यार एंथैल्पी से काम नहीं बना, तो एंट्रोपी लाता है। मतलब ये मैं तुम लोगों को स्टोरी वाइज बता तो रहा हूँ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एंट्रोपी कैरनॉट इंजन से आई थी, तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, तो कैरनॉट इंजन से हम लोगों ने एंट्रोपी लाई, बट स्टिल तो फिर लोगों ने सोचा एंट्रोपी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। अब इसकी डेरिवेशन एंड ऑल वो हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, डोंट वरी। बट अभी के लिए एंट्रोपी इज व्हाट? तो एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है मुझे इधर, कुछ तो फिगर आउट करना। मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। तो एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। अब तुम लोगों को मुझे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है, व्हाट डू यू थिंक? डिसऑर्डर अगर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो एंट्रोपी ज्यादा होती है, डिसऑर्डर अगर कम होगा तो एंट्रोपी कम होती है। तुम लोग मुझे बताओ, हम लोगों को डिसऑर्डर अच्छा लगता है या बुरा लगता है? व्हाट डू, अगर डिसऑर्डर ज्यादा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए या नॉन स्पॉन्टेनियस? अगर डिसऑर्डर ज्यादा होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए या नॉन स्पॉन्टेनियस? many people are 50-50 आंसर आ रहे हैं। many people are saying non spontaneous, many people are saying spontaneous। ठीक है, तो गाइस याद रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसऑर्डर बहुत अच्छा लगता है। हर एक का आंसर था वी डोंट लाइक डिसऑर्डर, बट यस वी डू लाइक डिसऑर्डर, वी लव डिसऑर्डर। ठीक है, हाँ कैसे वो बताता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो लाइफ में सब कुछ शांति से चल रहा है, हम लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं। ठीक है, कुछ मजा आएगा उसमें? बिल्कुल नहीं, मजा ही नहीं है एक्चुअली। बट तुम लोगों के बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एंड फुल ड्रामा चालू है। फुल ड्रामा मतलब कोई झगड़े कर रहा है, कोई किसी को मारा मारी कर, मतलब किसी में आज झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, किसी की गर्लफ्रेंड बनी, किसी का ब्रेकअप हुआ। आर यू गेटिंग माई फीलिंग्स? मतलब तुम लोगों को मेरी भावनाएं पहुंच रही है? मुझे बताओ इसमें मजा आएगा या सारे फ्रेंड्स हैं, सारे क्लासेस आ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, घर पे निकल जा रहे हैं, कोई किसी के साथ मस्ती नहीं कर रहा है, किसी ने किसी को आज मारा नहीं, किसी ने किसी को कुछ किया नहीं। तो विच सिनेरियो इज मोर इंटरेस्टिंग? ऑब्वियसली जहाँ पे डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है, राइट। अब और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोगों को। मुझे बताओ, अ, तुम लोग अपने बेडरूम का ही एग्जांपल ले लो। मुझे बताओ तुम लोगों के बेडरूम में तुम लोग एक संडे ऐसे पकड़ के कभी कभार अपने पूरे बेडरूम को अच्छे से रखते रहोगे शायद से। ठीक है, बुक्स बुक्स जिस जगह पे जिस कैबिनेट पे रहनी चाहिए उधर रखते रहोगे। ठीक है, अपना स्टडी टेबल अच्छे से क्लीन रखते रहोगे। एक संडे ऐसे कोई पकड़ा होगा, तो लोगों ने ऐसे अज्यूम करते सब कुछ अच्छे से करके रखा है, अपने कपड़े अच्छे से वार्डरोब में फोल्ड करके रख दिए। ठीक है, अब 2 दिन के बाद वो बेडरूम वैसे ही रहता है क्या? एकदम ऑल्टर्ड,
एकदम अच्छे से। ऐसा होता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं। हमारे कपड़े किसी एक जगह पे पड़े हैं, टॉवल किसी एक कुर्सी पे टंगा हुआ है, राइट। बुक्स तो बाबा मतलब बेड से लेके स्टडी टेबल से लेके जमीन तक कभी कभी पड़ी रहती है, राइट। हम लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, राइट। तो नाउ गाइस, अब मुझे बताओ, तो लाइफ में ऑर्डर अच्छी लगती है, डिसऑर्डर अच्छा लगता है? डिसऑर्डर। एंड सेम लाइक वाइज सी, अगर हम लोग को ऑर्डर इतनी अच्छी लगती है तो वॉर्स, झगड़े, राइट्स, ऐसी चीजें होती ही नहीं, बट वो होती है, राइट। तो वी लव डिसऑर्डर, ठीक है, वी लव डिसऑर्डर, ठीक है, इतना याद रखो। हाँ, तो चलो, तो वही सेम चीजें अभी हम लोग यहाँ पे नोटिस करने वाले हैं, नथिंग एल्स। तो एक सॉलिड है, आइस से समझ लो, आइस। आइस में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जैसे एकदम ऑर्डरली मैनर में। मुझे बताओ, ये भी जिंदगी जिंदगी हुई? इसे ऐसे अच्छा लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका डिसऑर्डर बहुत कम है, यहाँ पे इसका डिसऑर्डर बहुत कम है। तो अब ये मेल्ट हो गया, ये मेल्ट हो गया, एंड मेल्ट होने के बाद नाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट फ्री टू मूव। अब ये आराम से ऐसे मूवमेंट कर पाएंगे, एंड डिसऑर्डर क्या हो गई? बढ़ गई। तो डिसऑर्डर बढ़ गया मतलब एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एस पूछूं, सॉलिड से लिक्विड में जाते वक्त डेल्टा एस अगर मैं पूछूं, तो डिसऑर्डर बढ़ गया मतलब डेल्टा एस बढ़ गया, चेंज इन एंट्रोपी बढ़ गई। गेटिंग इट? अब अगर ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, अब तो इसमें मतलब बाउंड्री कंडीशन नहीं बची, कुछ कन्फाइनमेंट बचा ही नहीं। नाउ इट इज फ्री टू मूव एनीवेयर, आजाद हो गया, ठीक है। मतलब ये तुम लोगों के साथ भी अभी होगा। अभी तक तुम लोग स्कूल में थे, बहुत रेस्ट्रिक्शन थी, जरा फिर कॉलेज में आ गए रहोगे, तो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन अभी निकल गए रहेंगे, शायद से थोड़े से निकल गए रहेंगे, तो अभी तुम लोग इस स्टेट में आ गए। अब इसके बाद तुम लोग हॉस्टल चले जाओगे, फिर तो तुम लोग आजाद हो जाओगे, एंड यहाँ पे मैक्सिमम एंट्रोपी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। भावनाएं समझ में आ रही है? गो फॉर हॉस्टल्स, मुंबई से निकल जाना बाहर, ठीक है। मुंबई या फिर किसी भी फैमिली, किसी भी सिटी में रह रहे हो, ठीक है, उधर से कल्टी मार दो। मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम एंट्रोपी, ठीक है। तो मैक्सिमम डिसऑर्डर, यस, ठीक है। एंड वी जस्ट क्रेव इट। कभी ट्राई करके देखना, हॉस्टल में रह के देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस, जितनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा डिसऑर्डर, एंड जितनी ज्यादा डिसऑर्डर उतना हम लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वी केम अप विद द आइडिया दैट रिएक्शंस या फिर processes in which entropy increases are spontaneous, but ये भी not exactly true, not exactly correct. अब why this is not exactly correct, that we have to see, ठीक है, and that will discuss in next lecture, चलो ठीक है। but hopefully तुम लोगों को इधर तक सब कुछ अच्छे से ग्रास हो रहा है, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, सो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। Yep, I'll share the write up, don't worry. Okay, bye bye, everyone.